एक दिन रात में कोई 9 बजे मुझे फ़ोन आता है और एक लड़की का, वो अपना नाम स्नेहा खानवलकर बताती हैं और उसके कुछ घंटे के बाद वो मेरे घर पहुंचती है देर रात। उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, बताया कि अनुराग कश्यप एक फ़िल्म बना रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो इस तरीके से वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के संगीत का बड़ा हिस्सा मेरे माध्यम से क्यूरेट हो गया। तो दोनों फ़िल्म को थोड़ा फास्ट करके मुझे दिखाया गया एडिटिंग टेबल पे, और वहाँ बगल में स्टूल में, जो कि कुर्सियाँ कम थी, फिल्म के गीतकार बैठे थे और वो गीतकार थे वरुण ग्रोवर। तो जो फिल्म आई, जब मैं देखने गया तो फिल्म में वो सारी चीज़ें जो मैंने पॉइंट आउट की थी, पता नहीं कैसे सब ठीक कर दिया। मेरा नाम यशवंत पाराशर है। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और कला संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरी परवरिश, मेरा जन्म और मेरी परवरिश एक कला संस्कृति के माहौल में हुआ है। मेरे घर में साहित्य की परंपरा रही है। मैं चारों तरफ से साहित्य से सिक्त था जब मैं बड़ा हो रहा था। मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि शायद वही कारण था कि मेरे अंदर कला और संस्कृति की अभिरुचि पैदा हुई, लेकिन वही मुझे कारण एक दिखता है कि अगर कोई बाहरी कारण के कारण ये अभिरुचि पैदा हुई होगी, तो यह कारण होगा कि मेरे घर में साहित्य का माहौल था। मैं अपने जब पीछे पलट के देखता हूँ, तो जो भी मेरी अभी तक की यात्रा रही है, कोई मुझे चमत्कार या कोई जादू की छड़ी या कोई टर्निंग पॉइंट जैसी कोई बात लगती नहीं है। एक सर्टेन कंसिस्टेंसी मुझे दिखाई पड़ता है मेरी जर्नी में और मेरे डेवलपमेंट में। उसके बाद जब मैं बड़ा होने लगा, तो कहीं से संगीत मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे संगीत में कुछ एक बात लगता था, बहुत समझ में नहीं आता था, और संगीत का माहौल मेरे घर में नहीं था। संगीत को एक टैबू की तरह ही देखा जाता था मेरे घर में। फिर भी संगीत अपने ओर मुझे खींचता चला गया और उस जिज्ञासावश उस चीज़ को आगे बढ़ाने के सिलसिले में मैं भी झुकता चला गया और मैं सोचता चला गया कि मैं क्या करूं, कैसे मैं संगीत सीख लूं, थोड़ा इसे गहराई से समझ सकूं, इसका आनंद उठा सकूं। चूँकि घर से सपोर्ट था नहीं, तो इसलिए मैंने तलाशते जब मैं स्कूल ख़त्म कर रहा था, तब मैंने संगीत सीखना शुरू किया। संगीत सीखते-सीखते हुआ ये कि नए-नए दरवाज़े खुलते चले गए। शुरुआत में मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मामला इतना गहरा होता चला जाएगा। जो एक मेरे पढ़ाई के साथ को-करिकुलर एक्टिविटी भी नहीं, आप कहिए कि एक सेल्फ जनरेटेड हॉबी की तरह मेरा शुरू हुआ, उसमें चीज़ें गंभीर होती चली गईं। जिज्ञासावश मैं पढ़ने लगा, शुरुआत में संगीत के विषय में पढ़ने लगा और संगीत से साहित्य का बैकग्राउंड, उसके बाद और भी नई-नई चीज़ें, चित्रकला की दुनिया खुलने लगी मेरे लिए नाटक खुलने लगा, मेरे लिए स्कल्पचर्स खुलने लगा और मैं उन चीज़ों की तरफ पढ़ने लगा। तो इस जिज्ञासा और इस अन्वेषण के सिलसिले में मैं आगे बढ़ रहा था। एब्सोल्यूटली माय हॉबी, नो प्लान्स ऑफ मेकिंग इट अ प्रोफेशन। मैंने 10 साल तक लगातार शास्त्रीय संगीत का रियाज़ किया, मैंने बांसुरी बजाना सीखा और जब ये सब चीज़ें एक लेवल पे पहुंच रही थी, तो धीरे-धीरे मैंने देखा कि जो मैंने स्किल सेट जमा किया है, जो नॉलेज जमा किया है या जो मैं कर रहा हूँ, उसकी लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी। कुछ लोग विदेश से चले आए मेरे पास रिसर्च करते हुए, ढूँढते हुए। अब मैं मुज़फ्फ़रपुर में रहता था, तो इसमें मेरा फ़ायदा ये था कि मैं एक छोटे शहर के किनारे एक गाँव में रहता था, तो मेरा डेवलपमेंट बिल्कुल ही लोकल था यहाँ का, तो मेरी संवेदनशीलता बिल्कुल ही अलग थी इन महानगरीय परिवेश से। ये धीरे-धीरे मुझे फ़ायदा कर रहा था। लोग जब बाहर से आने लगे, तो उनको कुछ ऐसी मौलिक बातें मेरे से पता लगने लगी, जो कि अन्यथा किताबों में, चलते हुए चीज़ों में, मेन स्ट्रीम मीडिया से उन्हें नहीं मिलता था। तो इसी तरीके से मुझे याद है, एक जर्मनी से लड़की आई, गर्लिंडे के नाम से। वो डायस्पोरा के साथ म्यूज़िक के मूवमेंट पे रिसर्च कर रही थी। अब आप देखिए, ये विषय इतना अप्रत्याशित है इत कि आप कॉमनली इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो 2 मिनट आपको सोचना पड़ता है। और तब मुझे एहसास होने लगा कि अच्छा, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसको किसी की ज़रूरत है, मेरे हॉबी के बियॉन्ड है। उसी बीच में मैंने देखा कि जब सरकार के बड़े आयोजन राज्य स्तर पे होने लगे, उन्होंने मुझे ढूँढना शुरू किया। जो सबसे बड़ा आयोजन बिहार का होता है, बिहार दिवस का, जो 2010 से शुरू हुआ, मैं उसका मेन कोऑर्डिनेटर था। कल्चरल प्रोग्राम का मैं कोऑर्डिनेटर बन गया और मैंने लगातार 9 साल तक उसका आयोजन किया। राज्य स्तर पे मतलब जो मुख्य कार्यक्रम पटना में होता है वो। मेरे स्कूल में, मेरे संगीत में जो जिज्ञासा थी, इस कारण मैं एक और चीज़ से, स्पिकमैके से जुड़ा। स्पिकमैके एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसमें स्टूडेंट्स वॉलंटियर करते हैं और वो यूथ के माध्यम से भारतीय कला संस्कृति के प्रचार में लगी है, इसलिए उसके सारे प्रोग्राम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। तो मैं एज ए वॉलंटियर उसमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने लगा। ऑर्गेनाइज करते करते मेरे में ऑर्गेनाइजिंग का स्किल आ गया।
मैंने अपने आप में नोटिस किया है कि मेरे में शायद ये क्वालिटी अगर कहने की इजाज़त आप दें, तो ये क्वालिटी थी है कि मैं जो भी चीज़ स्किल सेट को एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ या मैं जो भी ज्ञान अर्जित करता हूँ, मैं उसको एक्शन में ट्रांसलेट करने की क्षमता रखता हूँ। वो शायद हो जाता है मेरे से। अगर मैं कोई चीज़ करने के लिए कोई जानकारी जमा कर लूँ या मैं किताब पढ़ लूँ, तो मैं उस किताब के सारांश को आप अगले आदमी को भी पढ़ा सकता हूँ। संभवतः इस कारण मैंने धीरे-धीरे वो स्किल सेट एक्वायर कर लिया, फिर लोगों ने मुझे ऑर्गेनाइज़िंग में बुलाना शुरू किया, मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती रही। उन कलाकारों को जिनको हम टेलीविज़न पे देखा करते थे और कॉन्सर्ट्स में सुना करते थे, उनके साथ मेरा उठना-बैठना हो गया, उनके कार्यक्रम करने लगे। कुछ प्रोजेक्ट्स आने लगे मेरे क्रॉस। एक दिन रात में कोई 9 बजे मुझे फ़ोन आता है और एक लड़की का, वो अपना नाम स्नेहा खानवलकर बताती हैं और वो कहती हैं क्या कि वो म्यूज़िक में कुछ रिसर्च कर रही हैं और बिहार के म्यूज़िक पे रिसर्च है इसलिए कुछ संपर्क ढूँढ रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो मुझे मिलना है आपसे। वो पटना से बोल रही थी। मैंने कहा मैं रहता मुज़फ़्फ़रपुर में हूँ, आप पटना में हैं। वो आने को तैयार थी और उसके कुछ घंटे के बाद वो मेरे घर पहुँचती हैं, देर रात। मैंने नाम सुना नहीं था उनका और इसलिए मैंने संदेह से देखा, उनसे उनकी पहचान पूछी, तब वो धीरे-धीरे वो भी खुलना शुरू किया। उन्होंने पूरी यूनिट थी, 3 लोगों की एक यूनिट थी, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का एक आदमी था, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग था, का बंदा था और इन्होंने बताया कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। मैंने कहा मैं कैसे मानूँ? वो वक़्त कुछ ऐसा था कि आप सीधा विश्वास करके किसी के साथ जुड़ जाएँ, तो शायद उतना सुरक्षित नहीं था। तो मैंने उनसे उनकी पहचान माँगी, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको 2 फ़िल्मों में क्रेडिट्स में दिखा दूँ कि मैंने म्यूज़िक दिया है, तो मैंने कहा हाँ, ये तो एक बात हो सकती है कि आपने दिया है। तो उस वक़्त उनकी फ़िल्म आई थी शायद ओए लकी लकी ओए, जो ठीक-ठाक चल रही थी, जानी-मानी फ़िल्म थी, उसकी वो म्यूज़िक डायरेक्टर थीं। तो ख़ैर मेरा उन पर विश्वास जमा, मैंने कहा बताइए क्या करना है? तो उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, बताया कि अनुराग कश्यप एक फ़िल्म बना रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर और उसका म्यूज़िक क्यूरेट हम करना चाहते हैं। उनका इरादा था कि एक धुन बना के बैकग्राउंड स्कोर या म्यूज़िक स्कोर बनाने की बजाय हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र में घूम-घूम के नॉट एक्ज़ैक्टली कि आप वासेपुर गाँव में ही सारा म्यूज़िक मिल जाए, लेकिन इस क्षेत्र में कैसा म्यूज़िक है? क्या साउंड का साउंडस्केप क्या है उस क्षेत्र का? उसको कहीं से पकड़ के उसको कैप्चर करके म्यूज़िक किया जाए। ये बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैं अभी तक ऐसे किसी म्यूज़िक डायरेक्टर से नहीं मिला था जो कि इस तरीके से एक रियलिटी के इतने करीब जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा बताइए चलिए। उनका इरादा था कि मैं उनको ले चलूँ अलग-अलग म्यूज़िशियंस के यहाँ, अलग-अलग कम्युनिटीज़ में या फिर मेरे पास जो भी चीज़ें थी, उनसे मैं उनका परिचय कराऊँ। इस सिलसिले में हम जाने लगे बहुत सुदूर क्षेत्रों में, बहुत पिछड़े हुए क्षेत्रों में, गाँव के लोगों में, जो वहाँ का लोक संगीत था। कोई एक गायक-वादक या कोई घर की में पता लगता था कि इस घर में एक महिला अच्छा गाती हैं। इस तरीके से हमने ब्रॉड लेवल पे एक स्किमिंग शुरू कर दिया मुज़फ़्फ़रपुर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में। इसमें उनको कुछ-कुछ आवाज़ अच्छी लगती थी। पूरे दिन फ़ील्ड में काम करते थे, कोई 15 दिन आके वो रह ही गई यहाँ मुज़फ़्फ़रपुर में। हम पूरे दिन फ़ील्ड में काम करते थे और मेरे घर में मेरे पास हाई-फ़ाई सेटअप है और प्रोजेक्टर है और शाम में आके सारे फुटेज को हम लोग देखते थे, उस पे चर्चा करते थे। इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ। कुछ चीज़ें उनको पसंद आने लगी, कुछ गायकों को, गायिकाओं को वो पसंद करने लगे। उसमें एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग लड़का मिला दीपक ठाकुर, जो आज के डेट में बड़ा नामचीन है। उसको मैंने चूँकि वो मेरे एक मित्र का स्टूडेंट था, जिनसे वो संगीत सीखता था, मैंने उस माध्यम से उसको बुलाया कि भाई आ जाओ 1 मिनट और हैंड हेल्ड ज़ूम का साउंड रिकॉर्डर होता है, डिजिटल साउंड रिकॉर्डर, उस पे उसका एक गाना रिकॉर्ड किया गया। उसकी आवाज़ में वो ऊपर की आवाज़ को भी जिस फ़ोर्स के साथ वो प्रोड्यूस करता था, वो बड़ा इम्प्रेसिव था। तो वो उसको पसंद आ गया और भी बहुत चीज़ें। उसके बाद मेरे साथ जब गाड़ी पे हम चलते थे, तो मैंने उनको यहाँ के लोक संगीत के परिचय के लिए मैं शारदा सिन्हा का सीडी लेके चलता था। वो सीडी का टाइम था। 2011-12 की घटना होगी शायद। तो मैं उनको वो गाना सुनाता था। वो गाना सुनते-सुनते शारदा सिन्हा की आवाज़ उसके सर पे चढ़ गई। वो कहने लगी कि एक गाना तो इनसे गवाना है। तो इस तरीके से वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के संगीत का बड़ा हिस्सा मेरे माध्यम से क्यूरेट हो गया, जमा हो गया या आप कह सकते हैं कि उसने मेरे माध्यम से स्नेहा खानवलकर इंस्पायर हुई और उसने कंपोज़ किया। काफ़ी क्लोज़ली उसके साथ मेरा काम रहा। वो जब भी कोई रिकॉर्ड करती थी, कोई धुन कंपोज़ करती थी, तो मुझे फ़ोन पे सुनाती थी और मैं बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था। मैं खुल के कॉन्ट्राडिक्ट करता था, जो मुझे पसंद नहीं आती थी चीज़ें या मेरा एक अलग कोई मत भिन्नता होती थी उसके संगीत से।
खैर ये घटना हो गई। उसके बाद मैं किसी काम से बम्बई गया, तो वो मुझे ले गई कि अनुराग कश्यप चाहते हैं कि आप इस फ़िल्म को देखें एडिटिंग टेबल पे। अनुराग कश्यप थे नहीं, वो बनारस में अगली फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो वो ले गई एडिटिंग टेबल पे, एडिटिंग रूम में। वो अंधेरी में एक बंगलो में था और हमें दोनों, ये एक फ़िल्म अलग सी फ़िल्म थी जिसका दोनों पार्ट, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक साथ शूट हो गया था और एडिट होके तैयार हो गई थी फ़िल्म, लेकिन उसकी रिलीज़ बारी-बारी से हुई थी। तो दोनों फ़िल्म को थोड़ा फ़ास्ट करके मुझे दिखाया गया एडिटिंग टेबल पे। असिस्टेंट एडिटर उसके थे नीरज घायवान, जो आज के डेट में बड़े फ़िल्म मेकर हैं, और वहाँ बगल में स्टूल में, जो कि कुर्सियाँ कम थी, फ़िल्म के गीतकार बैठे थे और वो गीतकार थे वरुण ग्रोवर, जो आज के डेट में बड़ा नाम है। बहुत ही इंटरैक्टिव था। मैंने कई चीज़ें कंटिन्यूटी के निकाल के सामने रख दी। मैंने कहा कि ये चीज़ गड़बड़ है, वो चीज़ गड़बड़ है, ये आपने कैसे किया? आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मेहर का रकम पुराने वाले फ़िल्म में 50,000 बोल रहे हैं और बाद वाले में, अगले कड़ी में आप 5,000 बोल रहे हैं। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, दोनों में कम से कम टाइम डिफरेंस 20 साल का है, तो ये कैसे होता है? मैंने जो जीप इन्होंने यूज़ किया था, जो एक गाड़ी, जीप जो यूज़ किया था, मैंने उसके मॉडल पे ऑब्जेक्ट किया कि ये जो मेजर मॉडल आपने यूज़ किया, ये कंटेम्परेरी मॉडल है। ये आज ये मॉडल चल रहा है और आप 60, 70, 80 सब दशक में यही जीप दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे इस फ़िल्म में मनोज तिवारी को मारा जाता है जिस जीप पर। तो कुछ चीज़ें उनको पसंद आई, कुछ नापसंद आई। उस समय उन्होंने एग्री नहीं किया, कुछ चीज़ों पे एग्री नहीं किया। मज़े की बात ये हुई, जो फ़िल्म आई, जब मैं देखने गया, तो फ़िल्म में वो सारी चीज़ें जो मैंने पॉइंट आउट की थी, पता नहीं कैसे, सब ठीक कर दिया था। जीप वही था, लेकिन उस पर अब मेजर लिखा हुआ नहीं था। खैर, ये एक घटना है। तो ये एक सेल्फ वैलिडेशन का मामला है। मैं ये इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने कुछ बोला, मेरी बात अगर एक्सेप्ट नहीं हुई, तो मुझे तो संदेह था ना कि मैंने कोई वैलिडिटी की बात की, नहीं की। तो जब मेरी कही हुई बातें इम्प्लीमेंट हो गई, वो मुझे एक वैलिडिटी देता है। उसके बाद 2019 में, पैंडेमिक के ठीक पहले, मुझे निमंत्रण आया उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान सरकार एक मर्गलान में, मर्गलान वो जगह है जहाँ से बाबर आया था हिंदुस्तान, बाबर की धरती है वो मर्गलान। वहाँ एक फोकलोर फेस्टिवल हो रहा था, जिसे हम फोक म्यूज़िक या फोक डांस फेस्टिवल कहते हैं, वहाँ उसको फोकलोर फेस्टिवल बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इंटरनेशनल फोकलोर फेस्टिवल के जज के तौर पे। वहाँ मेरे 3 रोल थे। एक तो मैं इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, लोन रिप्रेज़ेंट कर रहा था अकेला। मेरे लिए गर्व की ये बात थी कि मेरे कारण हिंदुस्तान का झंडा वहाँ पे, 10 देशों के झंडे के बीच में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा था। और मैंने वहाँ के जो कल्चर मिनिस्टर के सामने और गवर्नर के सामने मुझे एक पेपर पढ़ना था फोक म्यूज़िक पे, और जजमेंट करनी थी एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की। वो मेरे लिए एक बहुत ही सुखदायी क्षण था। सबसे ज़्यादा सुख की बात ये थी कि मेरे कारण हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहा था वहाँ। आज भी चेज़ करता हूँ। ये मैंने अब मेरा जो अनुभव है, मैं इसको कोई ये नहीं कह सकता बहुत बड़ा अनुभव है या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। संतुष्ट मैं ज़रूर हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मैंने अनुभव से और बहुत कठिन अनुभवों से और बहुत कठिन रास्तों से गुज़र के मैंने सीखा है। देखिए, नरेश सक्सेना का एक कथन है, वो कहते हैं कि दीमक पढ़ना नहीं जानते, इसलिए वो किताबों को चाट जाते हैं। इस बात को याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भरी है किताबों से। ज्ञान की कमी नहीं है, लेने वाले की कमी है। लाइब्रेरी सबको उपलब्ध है, आपके स्कूल में, आपके शहर में, हर जगह, हर आदमी को एक्सेस अगर आप चाहिए तो। लेकिन उससे ज्ञान को कौन ट्रांसलेट कर सकता है एक्शन में, ये बहुत ज़रूरी है। और किताब को चाटना नहीं है, किताब को आँख खोलकर पढ़ना है। ये मैं कहना चाहूँगा। जो भी आर्ट एंड कल्चर में जो लोग भी कुछ करना चाहते हैं या मेरे तरह कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कई लेयर्स हैं, मैंने अपनी कहानी कई लेयर्स में कही, कुछ लेयर्स अभी भी बाकी है, शायद अगले बातचीत में मैं करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को गंभीरता से लें। गंभीरता की बड़ी कमी हो गई है दुनिया में। आप किसी भी चीज़ को एक जस्ट फन फील्ड एक्टिविटी के तौर पे ना लें, सीरियसली परस्यू करें। और मैं बताऊँ, कला संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप परस्यू करेंगे, वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आप गंभीरता से लें, जस्ट टेक अ डीपर डिप इनटू इट एंड देन इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड। It will not even disappoint you financially. Thank you very much. अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसे ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जोश टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।